नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं पीएम केयर फंड से रिलेटेड। जब से लॉकडाउन हुआ है, पीएम साहब ने 28 मार्च को फंड्स की डिमांड करी दुनिया से कि भाई जो जो देश का नागरिक दान करने में सक्षम है वो प्रधानमंत्री को दान करे। दान करने के लिए पीएम केयर फंड की अगर बात की जाती है तो अब इधर यहां पर प्रधानमंत्री ने डिमांड करी डोनेशन की। अब बार बार विरोधी पक्ष यानी अपोजिशन पार्टी इस पॉइंट पर शोर क्रिएट कर रहे हैं कि ये पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है। इन सभी चीजों को लेकर विपक्ष जो है काफी बार सवाल उठा रहा है। विपक्ष करता है, समझ में आता है, ये उसका काम है। लेकिन इस बार इंडिविजुअल एक आम नागरिक लॉ के विद्यार्थी ने सरकार के लिए आरटीआई एक्ट 2005 का इस्तेमाल करते हुए यह जानने की कोशिश करी कि क्या पब्लिक केयर जो पीएम केयर फंड जो आ रहा है क्या वो पब्लिक अथॉरिटी है या नहीं है, और अगर है तो ये सारा पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, और अगर ये अथॉरिटी नहीं है तो ये कौन सी अथॉरिटी और किस कंट्रोल में जाती है। तो ऐसे कुछ सवाल पूछे गए। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005 के बाद आरटीआई एक्ट 2019 जो कि 5 के अंदर बदलाव किए गए 2019 के अंदर, जिसके अंदर पहले क्या था, आरटीआई एक्ट के अंदर सभी सरकारी संस्थानों को दबाव था, एक उनकी ड्यूटी थी कि यदि कोई भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो उसका उत्तर देने में बाध्य है। लेकिन 2019 में कुछ ऐसे नियम आए जिसके अंदर उन बाध्यताओं को समाप्त करके नए नियम लागू किए गए। तो आज उन सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यदि सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखते जाइए ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। अब हमारे पास दोस्तों YouTube पर चैनल है हमारा IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और आप हमेशा ट्यून रहें, जानकारी रहे आपको कि समाज में क्या हो रहा है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी एग्जाम है, तो उसके लिए गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप पेनड्राइव सिलेबस लेना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो यहां पर ले सकते हैं। यदि आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं, वो भी लाइव डेमो क्लास, तो लाइव डेमो क्लास जूम ऐप पर दिया जाता है, जिसके अंदर आईडी और पासवर्ड के लिए आपको बात करना पड़ेगा। यहां पर फ्री डेमो क्लासेस हैं, 6 रेगुलर चलती हैं, जिसे आप अटेंड कर सकते हैं और पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई आरटीआई एक्ट क्या होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आरटीआई एक्ट को समझाना, उसके चैलेंजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये और वे फॉरवर्ड, ये चारों पॉइंट्स बताए जाएंगे। फिर हम आगे पीएम केयर फंड वाली न्यूज पर आएंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। एक ऐसा एक्ट है हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे सक्सेसफुल लॉज के अंदर काउंट होता है। बता देना चाहूंगा कि यही एक ऐसा लॉ है जिसके बिहाफ पर आज तक कंट्री में बहुत सारे करप्शन पकड़े गए हैं, चाहे वो कोल का घोटाला हो, चाहे बोफोर्स से संबंधित हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, उन सभी घोटालों की इंफॉर्मेशन इसी आरटीआई एक्ट के द्वारा मिली है। ये आरटीआई एक्ट एक बहुत साधारण सा तरीका है जिसमें एक आम नागरिक किसी भी, जैसे हमारे देश का किसी भी राज्य का किसी भी सरकार से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे सवाल पूछने का अधिकार रखता है। इस सवाल को पूछने के अंदर उसको 30 दिन के अंदर अंदर सरकार से जवाब मिलना कंपलसरी है। इसके अंदर अगर वो ऐसा सवाल करता है तो उसको जानकारी पाने का पूरा अधिकार है,
2005 के नियम के अनुसार, और कोई भी जानकारी सरकारी संस्थाओं से संबंधित वो मांग सकता है। इस नियम के आधार पर अब तक 60 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन हर साल एक्सेप्ट होती हैं। इसमें से बहुत सारी एप्लीकेशन वाहियात भी होती हैं, पर अपने आप को फेमस करने के स्टंट्स भी होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है, 60 लाख एप्लीकेशन हर साल आती हैं और लगभग सभी एप्लीकेशन का जवाब दिया जाता है। इस एप्लीकेशन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित जितनी भी, पब्लिक अथॉरिटी वर्ड याद रखिएगा, पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं या वो सरकार संस्थाएं जिन्हें सरकार सपोर्ट कर रही है, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फंक्शनिंग से रिलेटेड सारे के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और सरकार उनका जवाब देने के लिए बाध्य है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, स्ट्रक्चर, उसकी पावर, ड्यूटीज, कितने ऑफिसर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, उससे संबंधित सभी प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी इस एक्ट के अंदर आती है, वो इस एक्ट के द्वारा निकाली जा सकती है। इस एक्ट के अंदर किसी भी प्रकार के सरकारी नियम की जानकारी भी पाई जा सकती है कि इसे कौन गवर्न कर रहा है, कौन गवर्न नहीं कर रहा। पब्लिक अथॉरिटी जो इंक्लूड होती है इसके अंदर, चाहे वो बॉडी सेल्फ गवर्नमेंट हो या सरकारी किसी नियम के अंदर चलती हो, इस नोटिफिकेशन के अंदर आती है। इसके अंदर मिनिस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर जो भी अंडरटेकिंग है या रेगुलेटरीज है, इन सभी के अंदर चाहे फाइनेंस डायरेक्टली हो रहा हो, इनडायरेक्टली हो रहा हो, सरकार के द्वारा उन सभी के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। तो एक सिंगल लाइन में इसको बोला जाए तो आरटीआई एक्ट उन सभी सरकारी संस्थाओं पर नकेल कसता है जो कि सरकार के खर्चे पर चलती हैं, सरकार जिनको सपोर्ट करती है या सरकार जिन चीजों को परमिशन देती है। अब उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को यह पूरा अधिकार है कि आगामी वर्ष में क्या खर्चा करेगी सरकार या अब तक कितना खर्चा किया गया है, इसमें आम लेन देन में क्या डीलिंग में कितना पॉइंट लगाया, कितना नहीं लगाया, इन सभी चीजों की जानकारी मांगी जा सकती है। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आम जनता को एम्पावर करना, जनता को, नागरिकों को अवेयर करना, सरकार के सभी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लाना, अकाउंटेबिलिटी लाना, ताकि इस काम का जिम्मेदार कौन है इस चीज का जवाब जनता के पास आसानी से हो। इसे बेनिफिट एक और भी मिला कि जब से आरटीआई एक्ट लगने स्टार्ट हुए, करप्शन के सैकड़ों केसेस पकड़े गए दोस्तों, जो कि इस समय है। बता देना चाहूंगा कि आपके देश में विजय माल्या का जो केस था वो भी आरटीआई एक्ट के द्वारा ही निकल कर आया। नीरव मोदी का केस भी आरटीआई एक्ट के द्वारा ही निकल कर आया था, जिसके अंदर ये भाग गए और अब कुछ ही दिनों के अंदर हो सकता है कि भारत सरकार के कंट्रोल में विजय माल्या आ जाए और उसे हिंदुस्तान लाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेशंस थे जिसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और अच्छे से हैंडल करने के लिए यह नियम बनाया गया और बहुत अच्छे से काम भी किया। लेकिन अब इस नियम को बनाने की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यह थी कि सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके बाद जितने भी सरकारी संस्थान के लोग हैं उन्हें नियम के अंदर रहकर काम करना पड़ेगा और अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए था, ताकत देने के लिए था, और जनता को यह भी पता चलना चाहिए कि जो सरकार है वो जनता के द्वारा चलाई जा रही है, पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस है। आम हर बंदा अपनी ताकत यहां नहीं लगा सकता। कोई भी बंदा होगा वो सरकार के अनुसार चलेगा और सरकार बंदों की वोट के आधार पर चलेगी। ये सबसे बड़ी चीज थी। इसके अंदर सभी सीक्रेसी को शेयर करना, ओपन करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बन चुका था, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे पर्याप्त जानकारी ना होने की वजह से वो केसेस बीच में अटक जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कोई न्यू ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाया गया। डिपार्टमेंट की जगह उसी डिपार्टमेंट को जवाबदेही करने के लिए बाध्य किया गया है और कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था कि इंफॉर्मेशन जो कमीशन है वो काम ठीक से नहीं करता था, तो उस पर भी सरकार के काफी सारे मैंडेटरी लॉज बनाए गए कि यदि आप इसका जवाब नहीं देते तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसमें पुअर और मार्जिनलाइज लोगों को
ताकत दी गई, उनको डिमांड करने का, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसी के आधार पर जैसे कि मैंने कहा कॉमनवेल्थ के घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, कॉल ब्लॉक जो घोटाले थे वो सारे के सारे सरकार के सामने आए और पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को अननेसेसरी सीक्रेसी रखने का अधिकार छीन लिया गया कि आप कौन कौन सी चीजें हाइड नहीं कर सकते और कौन कौन सी नियमों के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें आई तो जनता को पता चला। हर साल 60 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, याद रखिएगा, लेकिन अब समस्या इससे रिलेटेड कुछ आती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली समस्या क्या आती है कि आधी से ज्यादा जनता ऐसी है देश की जिसको आवश्यकता है इन नियमों की, उन्हें इन नियमों की जानकारी ही नहीं है क्योंकि वो इलिटरेट है और अवेयरनेस है, उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि ऐसी बहुत सारी आरटीआई लगती है हर साल, ऐसी बहुत सारी आरटीआई लगती है हर साल जो मिसयूजिंग होती है, काम की नहीं होती। ये सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स को हैरेस करने के लिए, अनलेस मतलब फालतू की जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखी जाती है। अब इसी के अंदर जो यूजलेस क्वेश्चंस पूछते हैं, अंदर दबाने की कोशिश करते हैं, सरकारी ऑफिशियल्स को अपने स्टंट्स दिखाने की कोशिश करते हैं पब्लिसिटी के, और बदला लेने की कोशिश करते हैं सरकारी संस्थाओं से, तो वहां पर इस प्रकार की आरटीआई का गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। इससे एक नुकसान भी होता है। नुकसान क्या कि सरकारी विभागों को जब सोचने लायक बात, प्रत्येक व्यक्ति को 60 लाख इंफॉर्मेशन, अगर 60 लाख आरटीआई का जवाब देना है और प्रतिदिन एक सरकारी विभाग के व्यक्ति को सपोज कीजिए 4 आरटीआई का जवाब देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो सोचने वाली बात यह है कि एक बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ और सिर्फ इन बातों के जवाब देने में ही रह जाता है, उसे काम करने में काफी रुकावटें पड़ जाती हैं। इस वजह से उनका जो सरकार का जो एक मैकेनिज्म है वो ढंग से पर्याप्त रूप से नहीं चल पाता, और कोई भी सरकार आती है तो अपोजिशन के अंदर अननेसेसरी उनको उलझाए रखना एक काम होता है जिसमें केस पर केस मार दिए जाते हैं। तो इस आरटीआई एक्ट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आम जनता को इंफॉर्मेशन की जानकारी देना कि भाई तुम पूछ सकते हो, लेकिन अपोजिट में सरकार पर ही फालतू के बहुत से दबाव बनने लग गए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मंदी आई तो जबरदस्ती के सवाल पूछने लग गए, क्यों आई? मंदी के अलावा किसी भी रीजन पे सवाल पूछ लिया जाता। अभी एक बंदे ने सवाल पूछा कि भाई उन लोगों की लिस्ट जारी कर दी जाए, बैंकों को एक आरटीआई लगाई गई कि उन लोगों की आरटीआई, उन लोगों की लिस्ट जारी कर दी जाए जो विजय माल्या की तरह ही ऐसे हैं जो लोन देने में सक्षम नहीं है। इस पर बैंकिंग प्रणाली ने क्लियर मना कर दिया कि भाई ये हम जानकारी आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये सीक्रेसी के आधार पर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं दे पा रहे, कल दे देंगे, लेकिन उनकी ये थोड़ी ना कि इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी जाए कि ये वो लोग हैं, क्या पता वो आगे दे दे। तो ऐसी परिस्थितियों के आधार पर ये जो चैलेंजेस है ये बढ़ते जा रहे थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरटीआई एक्ट के आधार पर 2019 में एक बदलाव किया गया, और बदलाव किया गया एक इस प्रकार का कि जिस प्रकार से पहले आरटीआई एक्ट में काम करने वाले अफसर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, उन्हें किसी के दबाव में काम नहीं करना था। अब क्या है कि 5 साल के लिए ये बंदे आएंगे सेलेक्ट होकर के, और इन पर सेंटर का दबाव होगा और सेंटर इन्हें सेलेक्ट करके ही आगे इस रूल को कामयाब बनाएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि भाई अब सेंटर ने कंट्रोल किया कि भाई इस तरीके से तो काम खराब होता है, तो आप इन पर रोक लगाई, और लगाई भी गई 2019 के अंदर। और जितने भी बंदे आए इस एक्ट के अंदर, अब पहले क्या था कि इन्हें हटाया नहीं जा सकता था, अब क्या है इन्हें हटाया भी जा सकता है और इन्हें नई पोस्टिंग भी सेंटर के प्रेशर से लगाई भी जा सकती है। इनकी सैलरीज अलाउंसेस किसी टाइम पीरियड के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती थी, लेकिन अब उनको भी रोक दिया गया है। अब उनकी सैलरीज का डिसीजन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी, इलेक्शन कमीशन के आधार पर ही होगा, याद रखिएगा। और इसके बाद कई सेक्शंस के अंदर सैलरीज जो है वो डिडक्ट भी कर दी गई हैं, जो पेंशन है उनको भी रिड्यूस कर दिया गया है, और वो सारा का सारा अब कंट्रोल सरकार के हाथ में है। अब सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो इसका मतलब आरटीआई की जो एक तरीके से सांस लेने की नली है वो आरटीआई की वो अब आ चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, कुछ कह सकते हैं इलेक्शन बोर्ड के हाथ में। तो अब ऐसी परिस्थितियां जब इनके पास आ गई हैं तो जाहिर सी बात है अब ये उन्हीं बातों का जवाब देने में सक्षम होंगे जिन बातों का जवाब सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट खुश होकर एग्री होकर देना चाहेंगी। यदि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एग्री होकर नहीं देना चाहेंगी
तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और उनको हाइड रखा जाएगा, उनकी जानकारी नहीं दी जाएगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो अब अगर इसके कंक्लूजन की बात की जाए तो ये एक नियम तो बहुत गलत बनाया गया है 2019 के अमेंडमेंट के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर अब जब भी किसी सरकारी ऑफिशियल को अपनी जानकारी नहीं देनी होगी तो वो सीधा का सीधा यही कह देगा कि भाई ये सीक्रेसी के आधार पर है और ये पब्लिक डीलिंग का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम इस बात का रिप्लाई नहीं करना चाहते। इससे प्रॉब्लम एक और भी आ गई कि ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ये बिल बनाया गया था, लेकिन अब उसी की अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये हटा दिया गया। तो सरकार को इस चीज को और स्ट्रांगली बल्कि ट्रांसपेरेंसी में लाना चाहिए था ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी विभाग के जितने भी लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज को पूरी तरीके से पूरा करें ताकि हर एक जनता इंडिविजुअल की अवेयरनेस अलर्ट हो, डेमोक्रेसी सेफगार्ड रहे और आम जनता के फायदे के लिए काम किया जाए। खैर 2019 के नियम बदले गए लेकिन जनता की डिमांड यही है कि इसको ढंग से और क्लियर ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। अब आ जाते हैं करंट इशू की तरफ। करंट इशू में ये भाई साहब आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, इन जनाब का नाम है हर्षा कंदुकुरी। हर्षा कंदुकुरी साहब एक वकील हैं, पेशे से वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट और रिलीफ इन इमरजेंसी यानी पीएम केयर्स के लिए जब कोविड-19 की प्रॉब्लम आई थी तो मार्च 28 को सरकार ने, भाई साधारण सी बात है, सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि फंड्स की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है तो फंड्स दिए जाएं। अब लोगों ने भर भर के पैसा दिया, भर भर के पैसा दिया तो हर्षा कुंदुकुमारी ने, कुमारी बोल दिया, क्षमा चाहेंगे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई 1 अप्रैल को पीएमओ के अंदर प्रॉपरली सारी चीजों को पूरा करते हुए। इन्होंने पूछा कुछ चीजें कि भाई इस ट्रस्ट की डीड क्या है, किस बिहाफ पर ये ट्रस्ट बनाया गया है, ये बेसिक मुझे जानकारी चाहिए। इस ट्रस्ट के अंदर कौन सी सरकारी ऑर्डर्स हैं, कौन से नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स हैं और कौन इसको एक्चुअल चला रहा है, इन सभी चीजों की इन्होंने जानकारी मांगी आरटीआई एक्ट के द्वारा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आने वाले टाइम पीरियड में जो पीएम फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे खर्च करने की क्षमता किसके पास है और इस पैसे को अगर यूटिलाइज करेगा तो कौन करेगा, कौन इसके बिहाफ पर ला सकता है। तो अब इसके बाद में क्या आया, व्हेन वी ऑलरेडी हैव प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ऑलरेडी है तो हमें दूसरे ग्रुप को बनाने की क्या आवश्यकता है। बता देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बहुत पुराने से है, कांग्रेस के टाइम में भी था दोस्तों, लगभग काफी लंबे अरसे तक रहा है ये। अब अलग से ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बस यही है, एक रीजन है जो जानना चाहता हूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ट्रस्ट डीड क्या है, क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो बेंगलुरु के अंदर है, तो उसके स्टूडेंट है। इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई की डिमांड करी। इनको रिप्लाई 29 मई को आया, 1 अप्रैल के बाद में, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल को इन्होंने भेजा, अप्रैल के बाद इन्हें मई 29 को रिप्लाई आया। क्या आया कि पीएम केयर फंड कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि आरटीआई सिर्फ जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनसे रिप्लाई ले सकते हैं, बाकी चीजों से नहीं। तो पहला जवाब आया कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो इससे एक बात समझ में आ गई कि पीएम केयर फंड अब आगे इस बात का कोई रिप्लाई नहीं करेगा। दूसरी चीज कहता है क्योंकि पीएम कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है पीएम केयर फंड, तो एम्बिट सेक्शन जो 2H है आरटीआई 2005 के अनुसार, उसके अनुसार हम आपको किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि हम आपको कोई जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा नहीं है। और इसके अलावा जो बाकी सवाल आपने पूछे हैं उन सभी के जवाब वेबसाइट पर pmcares.gov.in यानी इस साइट पर सारी की सारी जानकारी दी गई है। अब उन्होंने मात्र 2 लाइन पर ये इंफॉर्मेशन दे दी। जब 2 लाइन में इंफॉर्मेशन दी तो हमने जानने की कोशिश करी कि कहां से ये आरटीआई लगी।
तो दोस्तों ये आरटीआई यहां पर आप आराम से देख सकते हैं, यहां पर ये आरटीआई दिख रही है आपको, ये आप ऑनलाइन में जाकर ये स्टेटस डालिए, आपको मिल जाएगा, गूगल पर भी डालेंगे तो इजीली मिल जाएगा। इनकी ये कुछ क्वेरीज थी, ये टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन था जिसमें इन्होंने सारी की सारी जानकारी पाई कि भाई मुझे डिटेल चाहिए कि पीएम केयर फंड जो बना है कोविड-19 में क्यों बना है, टोटल अमाउंट कितना आ चुका है टिल डेट तक, पिछले 2 महीने में कितना डिपॉजिट कराया गया, कहां खर्चा हुआ, कौन केयर कर रहा है इसकी, तो मतलब वो सारी चीजें। जबकि रिप्लाई आया वो जो हमने अभी आपको पढ़कर दिया दोस्तों, ये एक रिप्लाई है जो रिमार्क वहां से आया है, इसके बाद इसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया गया। तो मतलब कहने का सरकार ने क्लियर मना किया। अब आ जाता है पब्लिक अथॉरिटी वर्ड को समझना कि पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है, कि पब्लिक अथॉरिटी जो वर्ड लिख के भेजा है वो क्या है। तो रेलेवेंट सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइंस अ पब्लिक अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी और बॉडी इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाए वही इधर रिप्लाई देने के लिए बाध्य है, अगर सरकार नहीं चला रही तो रिप्लाई नहीं मिलेंगे। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अदर लॉ मेड बाय गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बन रहे हो या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की जा रही हो, चाहे इसे कंट्रोल किसी भी तरीके से किया जा रहा हो, फाइनेंस किस प्रकार से हो रहे हैं, और अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी इसमें फाइनेंसिंग तो कहीं ना कहीं से होगी, तो वो सारी की सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती हैं। तब इन्होंने दोबारा से फिर एक प्लान किया, मिस्टर कंदुकुरी ने फिर से एक रिप्लाई किया, अनदर अपील करी, नाउ प्लान टू अपील फर्दर द नेम, कंपोजिशन ऑफ ट्रस्ट, कंट्रोल, यूसेज ऑफ एम्बलम कि कौन इसे कैसे यूज कर रहा है, गवर्नमेंट डोमेन नेम, एवरीथिंग सिग्निफाइज दैट इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी। कहते हैं कि जिस हिसाब से पब्लिक अथॉरिटी की कंडीशन है, यानी कि ये ऊपर की दी हुई कंडीशन है, उन कंडीशंस के आधार पर क्लियर पता चलता है कि पीएम केयर फंड एक पब्लिक अथॉरिटी है। क्यों? क्योंकि इसे चलाने वाले खुद प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ चलाने वाले इसके कुछ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, तो ये सारे के सारे जो ट्रस्टीज हैं इसके सारे के सारे वही हैं जो सीनियर ऑफिशियल हैं बीजेपी के और रनिंग गवर्नमेंट के हैं, और सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है, और गवर्नमेंट एक्सरसाइज सब्सटेंसिव कंट्रोल ओवर द ट्रस्ट। तो ये अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब जब ये नहीं कहा जा सकता कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो उस परिस्थिति में सरकार को इनके जवाब देना कंपलसरी है, मना नहीं किए जा सकते। सेम इसी प्रकार से अनदर एक फाइल आई ITR आई जिसमें विक्रांत तोगड़ ने भी यही क्वेश्चन पूछा, जो कि रिफ्यूज कर दिया गया अप्रैल के अंदर ही। उसके अंदर क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन दैट इनडिस्क्रिमिनेट एंड इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स अंडर द RTI एक्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सन्ड्री इंफॉर्मेशन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। सीधा कहा गया कि यदि इस प्रकार की कोई भी जानकारी पाई जाती है तो उस पर पूरी रोक लगाने का आधार इनके पास है। अब अगला एक क्वेश्चन आता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अगर पब्लिक अथॉरिटी पीएम केयर फंड नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड क्या है। तो सबसे पहली चीज यहां पर भी उसी चीज के लिए यहां पर जो क्वेश्चन विक्रांत तोगड़ ने लगाया था उसके अंदर यहां पर ही बेंच लगाई गई थी और 2 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बेंच के अंदर डिसीजन लिया गया और क्लियर बताया गया कि इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एक्ट। लेकिन इसमें 2 जजेस की स्प्लिट ओपिनियन आई थी, यानी एक जज कुछ कहता है दूसरा जज कुछ कहता है, तो ये बात यहां पर गड़बड़ आ गई। तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस प्रकार के कुछ सोर्सेज हैं, तो क्या कहा गया आगे देखते हैं। अब कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन और पीएम केयर फंड formed amid the coronavirus crisis will be audited। अब एक क्वेश्चन आया कि क्या इसे कैग के द्वारा चेक किया जा सकता है। अब कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल, कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल सिर्फ उन्हीं चीजों को चेक कर सकता है जो सरकारी संस्थानों के अंदर आती है। जो चीजें सरकारी संस्थानों के अंदर नहीं आती हैं, जहां से सरकार उसको फंडिंग नहीं करती है, उस पर कैग का कोई कंट्रोल नहीं है। बार बार लोगों के सवाल आते थे कि कैग कंट्रोल कर सकती है, कैग कंट्रोल, बार बार फेसबुक पर भी लोग एक दूसरे से मजाक करते थे कि कैग के कंट्रोल में पीएम केयर फंड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीटीवी के अंदर क्लियर बोला गया कि ये ऑडिट नहीं किया जा सकता कैग के द्वारा, क्योंकि फंड्स जो भेजे जा रहे हैं किसी सरकार के द्वारा नहीं, इंडिविजुअल्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फंड्स भेजे जा रहे हैं, तो इस पर एग्जैक्ट
सरकार का कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। अब 28 तारीख को फंड्स की डिमांड की गई और सवाल पूछे गए, तो अब ऐसे में क्लियर जवाब उनको मिलने शुरू हो गए। अनलेस द ट्रस्टी, अब इसमें एक लाइन और बोली गई कि जब तक ट्रस्टीज खुद डिमांड नहीं करते हैं, ट्रस्टीज यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है वो खुद डिमांड नहीं करती है, तब तक ऐसी कोई टेस्टिंग या चेकिंग नहीं हो सकती। बता देना चाहूंगा कि 1 बिलियन तक के आसपास का रुपया इकट्ठा किया जा चुका है। ये अमाउंट इन करोड़ है। ये यहां पर मई 2020 की न्यूज है जो कि प्रिंट हुई थी बाकायदा न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर ये क्लियर इंफॉर्मेशन है कि प्राइवेट कंपनीज ने कितना दिया, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज ने कितना दिया, फॉरेन एंटिटीज से, पब्लिक कंपनीज से, इवन दैट जैसे टाटा, बिरला, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन सब से मिलकर 10,600 करोड़ के आसपास का इकट्ठा अमाउंट किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि सिर्फ 19 मई तक था, जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। अब इससे संबंधित जानकारी का क्लियर जवाब मिल जाता है, क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर बदलाव किए गए हैं और उन बदलावों के आधार पर पब्लिक अथॉरिटी का सेक्शन नहीं आता, तो सरकार से जवाब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। परंतु इससे संबंधित अगर कोई फर्दर न्यूज आती है तो वो हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहां पर क्लियरली उस आरटीआई के एक्ट को, डिसीजन को डिनाई कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का उत्तर देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। तो इसी नोट पर हम इस वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।